मीना रनौत की कर लेंगे, क्योंकि दफ्तर पर बीएमसी ने बुलडोजर चलाया, लेकिन हाईकोर्ट के तेवर देखकर बीएमसी के पसीने छूट गए। बीएमसी ने आज अदालत को जवाब देना है और इस बीच महाराष्ट्र की उद्धव सरकार शायद अब इस मसले को तूल देने के मूड में नहीं है। तभी शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच जो बैठक हुई उसमें इस मसले पर कोई चर्चा ही नहीं हुई। विद्या इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विद्या, बहुत सारी बड़ी बातें, बहुत सारे लूपहोल्स कल की कार्रवाई को लेकर, लेकिन आज देना है जवाब कोर्ट को। जी बिल्कुल, अदालत में आज बीएमसी जो है वो बताएगी कि आखिर उन्होंने किस तरह से और क्यों कार्रवाई की। अदालत का जो तेवर था वो काफी रुखा था जब अदालत को पता चला कि अचानक ही बिना एक 24 घंटे की नोटिस, जबकि रिजवान सिद्दीकी जो कि कंगना के वकील हैं, उन्होंने कहा था कि कंगना यहाँ नहीं है, आप हमें 7 दिन की मोहलत दे दीजिए, हम आपको सब बताएंगे। लेकिन उसके बावजूद 24 घंटे में आकर जिस तरह से तोड़फोड़ की थी, तो अदालत को इंटरवीन करना पड़ा। अदालत में एक्चुअली सीधे बीएमसी के अधिकारियों जो वहाँ मौजूद थे उनको फोन किया और कहा कि तुरंत रोकिए, और उसके बाद डिटेल्ड ऑर्डर दिया गया। तो इस तरह की कार्रवाई बीएमसी की जो थी उसको साफ साफ अदालत ने कहा कि ये अगर इसी तरह से आप कार्रवाई करते हैं तो बाकी जगहों पे क्यों नहीं करते, सिर्फ इसी बंगले पे इस तरह से थोड़ा कार्रवाई क्यों हुई। बहुत बड़ी बात है और इन तमाम बातों का, सवालों का जवाब देना होगा बीएमसी को। आज कोर्ट में 3 बजे होगी बहुत अहम सुनवाई। लेकिन क्या कुछ हुआ कल, कैसे तोड़ा गया उस दफ्तर को, देखिए इस रिपोर्ट में। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। तेवर सख्त हैं, जुबान आग उगल रही है। बीएमसी ने जो किया उससे न सिर्फ कंगना नाराज हैं, बल्कि बॉम्बे हाई कोर्ट भी हैरान है। आज बीएमसी को अदालत के सवालों का जवाब देना होगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूछा कि बीएमसी को कंगना के दफ्तर पर कार्रवाई की इतनी जल्दबाजी क्या थी। अदालत ने यह भी पूछा है कि जब घर की मालकिन मौजूद नहीं थी तो बुलडोजर क्यों चलाए गए। अदालत ने यह भी पूछा है कि बीएमसी ने नोटिस के जवाब का इंतजार क्यों नहीं किया। पूरी मिलिट्री, इतनी बड़ी मिलिट्री के जैसे फौज ले आए इन लोग तोड़ने के लिए किसी का घर, वो भी किसी की गैर हाजिरी में, और किसी को अंदर अलाउड नहीं है, रोड बंद कर दी, अंदर गाड़ी भी आने जाने नहीं दे रहे थे। तो ये क्या हरकत हो रही थी। नोटिस का जवाब का वो रिजेक्शन उन्होंने आज 10:19 पे दिया, और 10:19 पे उन्होंने रिजेक्ट किया, और उसके पहले ही तोड़ने के लिए तैयार थे। वो 10 बजे से तो तैनात थे यहाँ पे तोड़ने के लिए। बीएमसी ने कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर चलाए, हथौड़े चलाए, अवैध निर्माण बताकर खूब मनमानी की। शायद यही वजह है कि कंगना इसे बदले की कार्रवाई बता रही हैं और कश्मीरी पंडितों की तकलीफ से जोड़कर नया मोड़ भी दे रही हैं। क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है, और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा। जब बीएमसी के कर्मचारी और अधिकारी कंगना के पाली हिल स्थित मणिकर्णिका फिल्म्स के दफ्तर पर हथौड़े चला रहे थे, उस वक्त कंगना मुंबई में मौजूद नहीं थी, मुंबई के रास्ते में थी। लेकिन उन्हें पल पल की खबर थी और वो रास्ते से ही पलटवार कर रही थी। कंगना ने ट्वीट किया, मणिकर्णिका फिल्म्स की पहली फिल्म अयोध्या की घोषणा हुई। ये मेरे लिए एक इमारत नहीं, राम मंदिर है। आज वहाँ बाबर आया है। आज इतिहास फिर खुद को दोहराएगा। राम मंदिर फिर टूटेगा, मगर याद रख बाबर, ये मंदिर फिर बनेगा, ये मंदिर फिर बनेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कंगना ने डिमोलिशन शुरू होने से पहले भी एक ट्वीट किया था, महाराष्ट्र सरकार और उसके गुंडे मेरे दफ्तर पर हैं। डिमोलिशन शुरू होने वाला है, लेकिन मेरा हौसला और बढ़ेगा। किसी ने आपके खिलाफ बात कही, इसलिए जब आप कार्रवाई करते हो तो ये कायरता है, बदले की भावना है, और महाराष्ट्र में इस प्रकार की भावना का कोई सम्मान नहीं हो सकता। महाराष्ट्र की सरकार में शामिल एनसीपी के मुखिया ने कंगना पर कार्रवाई को गैर जरूरी बताया। हालांकि देर शाम उद्धव से मुलाकात के बाद उनके सुर बदल गए। माना जा रहा था कि सीएम उद्धव के साथ शरद पवार की मुलाकात में कंगना को लेकर चर्चा हो सकती है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि इसे बीएमसी का मुद्दा बताकर
सारे कयास पर फुल स्टॉप लगा दिया गया। चित्रा त्रिपाठी, मौसमी सिंह और पंकज उपाध्याय के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक। और कंगना लगातार ट्वीट करके अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं। अब कंगना रनौत ने ट्वीट कर अपनी एक तस्वीर शेयर की है। कंगना ने लिखा है, ये मेरी फेवरेट तस्वीर है। ये तस्वीर मेरे आश्रम हमेशा योग सेंटर की है। ये तस्वीर अचानक ली गई है, लेकिन इसमें बदलाव बड़ी ही खूबसूरती के साथ दिखा। तो कंगना ने ट्वीट करके फिर से अपनी बात रखी है। और लगातार, क्योंकि ये जो जंग है ये लगातार ट्विटर से ही शुरू हुई थी, ट्वीट वॉर शुरू हुआ था, फिर जबानी जंग में तब्दीली हुई और आखिरकार बीएमसी ने कंगना के दफ्तर पर दौड़ा चलाया। तो कंगना रनौत के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने ड्रग्स मामले की जांच शुरू कर दी है। ये जांच अभिनेता अध्ययन सुमन के इंटरव्यू का हवाला देते हुए की जा रही, लेकिन अध्ययन सुमन का कहना है कि उन्हें इस विवाद में न घसीटा जाए। नमस्कार, मैं हूं अध्ययन सुमन। मैं एक्चुअली कल से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हूं बिकॉज मेरा नाम फिर से ड्रैग किया जा रहा है एक ऐसे इंटरव्यू को लेकर जो मैंने 2016 में दिया था। मैं हाथ जोड़ता हूं आप सभी से कि प्लीज़ मुझे इसमें ना ड्रैग करें। जो मुझे कहना था वो मैंने 2016 में कह दिया था। तब मुझे और मेरे पूरे परिवार को नेशनल टेलीविज़न पर रिडिक्यूल किया गया था और अब मैं उस बात को भूल चुका हूँ, ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ। तो प्लीज़ मुझे अपने डार्क पास्ट में फिर मत लेकर जाइए। बहुत मुश्किलों से मैं गुजरा हूँ और आज आप लोगों ने मुझे आश्रम को लेकर, टिंका सिंह को लेकर, मेरे गाने को लेकर, सुशांत के ट्रिब्यूट को लेकर इतना सारा प्यार दिया है, इतनी पॉजिटिविटी दी है, जिसको लेकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, अपने लाइफ में मेहनत करना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ। एक 11-12 साल का स्ट्रगल रहा है और फाइनली ऑडियंस मेरे काम को इतना सराहा रही है, प्यार दे रही है, ओनली बिकॉज यू गाइस हैव बीन सो काइंड टू मी कि आप लोगों ने मुझे और एक अपॉर्चुनिटी दी है। सो थैंक यू एंड प्लीज़ डोंट ड्रैग माई नेम। और मैं इतना कहना चाहता हूँ कि कंगना रनौत के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है और कोई रिश्ता नहीं होगा आगे भी, लेकिन हम दोनों की लड़ाई एक ही है, विच इज़ जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। तो प्लीज़ इधर उधर ना भटके, लेट्स फाइट फॉर सुशांत। थैंक यू। लेट्स फाइट फॉर सुशांत, ऐसा कहा अध्ययन सुमन ने। लेकिन अब फाइट कहां तक पहुंची वो आपको बता देते हैं। रिया ने बुधवार की रात बायकला जेल की स्पेशल सेल में गुजारी है। आज रिया की जमानत अर्जी पर सेशन कोर्ट में सुनवाई होनी है और साथ ही रिया के भाई शौविक की भी जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी है। रिया की दूसरी रात भी सलाखों के पीछे कटी। हालांकि दोनों रातों में फर्क था। पहली रात यानी मंगलवार की रात रिया एनसीबी के दफ्तर में अस्थायी जेल में थी, लेकिन सुशांत केस की आरोपी नंबर 1 ने दूसरी रात भायखला जेल में बिताई। रिया चक्रवर्ती की पहली तस्वीरें, रिया चक्रवर्ती की, उन्हें यहां से हटा करके एनसीबी के लॉकअप से पीछे की सीट पर उन्हें बिठाया गया है। साथ ही एनसीबी की एक महिला अधिकारी उनके साथ बैठी हैं। रिया चक्रवर्ती की पहली तस्वीरें आज तक के टेलीविजन स्क्रीन पर तमाम दर्शकों के लिए। एक बार फिर बता दें, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत मिली है रिया चक्रवर्ती को। ड्रग्स के मामले में उनको ड्रग्स सिंडिकेट चलाने का आरोप भी लगाया गया है और एनसीबी अब उन्हें यहां से महिला जेल ले जाने की कोशिश कर रही है। उस वक्त सुबह के करीब 10:30 बज रहे थे जब रिया को लेकर एनसीबी के अधिकारी भायखला जेल पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक जेल पहुंचने के बाद रिया को जनरल बैरक में रखा गया। अमूमन इस बैरक में नए कैदियों को रखा जाता है। दोपहर में डॉक्टरों ने रिया की मेडिकल जांच की, जिसके बाद रिया को आराम करने की छूट दी गई। थोड़ी देर आराम के बाद शाम को रिया को जनरल बैरक के बगल में बने एक स्पेशल सेल में शिफ्ट कर दिया गया। सूत्र बताते हैं कि इंद्राणी मुखर्जी भी रिया के करीब के ही सेल में बंद हैं। रिया का सेल बिल्कुल लॉकअप की तरह है। जेल प्रशासन की मैनुअल के हिसाब से कोई भी आरोपी अगर आता है यहाँ पे महिला सेल में उनको रखा जाएगा। उससे पहले उनकी एंट्री की जाएगी, उनको बकायदा सेल नंबर मिलेगा और जो है बतौर एक जेल के एंट्रेंट उनको एक आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा, आइडेंटिटी नंबर मिलेगा, जिसके जो उनका बेसिकली 1 पॉइंट पहचान होगी जेल में। रिया ने अभी थोड़ी देर अपने स्पेशल सेल में बिताया ही था कि रात के खाने का वक्त हो गया।
रिया को शाम के करीब 6 बजे रात का खाना दिया गया। खाने में 2 रोटी, चावल, दाल और हरी लौकी की सब्जी दी गई। रात के करीब 8:30 बजे रिया सोने चली गई। सुबह के 6 बजे हाजिरी के लिए रिया को उठाया गया। 10 बजे के करीब उन्हें ब्रेकफास्ट दिया जाएगा। इस बीच मुंबई की सेशन कोर्ट आज रिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई करेगी। रिया की ओर से जमानत अर्जी बुधवार को ही लगा दी गई थी, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई के लिए गुरुवार यानी आज का दिन तय कर दिया। कंगना के साथ उसके भाई शोविक और दूसरे आरोपियों की जमानत अर्जी पर भी सेशन कोर्ट में सुनवाई होगी। दीपेश के लिए खाली कंसर्न ये कर रहा है कि वो सुशांत सिंह का एम्प्लॉय था और वो वहाँ पे कमांड्स उनके फॉलो करते कि जाता था कुछ लाने ले जाने, किससे मिलता था उसको कन्फ्रंट आज रिया चौधरी से करने वाले, ये बोल के उन्होंने कस्टडी मांगी। रिया और शोविक की जमानत अर्जी में उनके वकील ने एनडीपीएस एक्ट के धारा 27A का जिक्र किया है, जो शोविक और रिया पर लगाई गई है, जबकि इस मामले में जमानत पाने वाले ड्रग पैडलर कैजान पर यह धारा नहीं लगाई गई है। रिया के वकील के मुताबिक एनसीबी को धारा 27A रिया और शोविक पर नहीं लगानी चाहिए थी। रिया के वकील ने जमानत अर्जी में इस बात का भी जिक्र किया है कि रिया और शोविक के पास से एनसीबी ने कोई ड्रग नहीं बरामद की है। अब देखने वाली बात होगी कि आज रिया को जमानत मिलती है या नहीं। विद्या और दिव्येश के साथ अरविंद ओझा, मुंबई आज तक। और इस बीच सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति लगातार अपने भाई को इंसाफ दिलाने के लिए जंग लड़ रही है। श्वेता सिंह कीर्ति लगातार अपने भाई से जुड़ी तमाम यादों को शेयर करती रहती हैं। उन्होंने अपने भाई का एक पुराना वीडियो शेयर किया है और इस वीडियो में सुशांत एक बच्चे को खाना खिलाते नजर आ रहे हैं। वीडियो के आखिर में जस्टिस फॉर सुशांत की अपील की गई है। भारतीय वायुसेना को मिलने वाली है नई ताकत। जी हां, फ्रांस से लाए गए 5 लड़ाकू विमान राफेल आज एयरफोर्स को सौंप दिए जाएंगे। औपचारिक रूप से उसमें शामिल हो जाएंगे। अंबाला एयरबेस पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी। फ्रांस की रक्षा मंत्री भी इस समारोह में शिरकत कर रही है। एलएसी पर तनाव के बीच एयरफोर्स की नई ताकत बनेंगे राफेल। चीन की घबराहट और बेचैनी बढ़ने वाली है। आज वायुसेना को मिल रहे हैं 5 लड़ाकू राफेल। वो वक्त आ गया है जब फ्रांस से आए 5 राफेल अब दुश्मनों को तबाह करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लंबा इंतजार आज खत्म हो रहा है। अंबाला एयरबेस पर भव्य समारोह का आयोजन हो रहा है, जहां 5 राफेल लड़ाकू विमान औपचारिक रूप से वायुसेना में शामिल होंगे। सभी 5 राफेल 17वें स्क्वाड्रन गोल्डन एरो का हिस्सा होंगे। इन लड़ाकू विमानों की तैनाती अंबाला एयरबेस पर ही होगी, जो सामरिक रूप से बेहद अहम है। चीन और पाकिस्तान जैसे शातिर पड़ोसियों की करतूतों को देखते हुए राफेल की तैनाती बेहद अहम है, क्योंकि राफेल अथाह शक्ति वाला सुपर फाइटर है। ऐसे फाइटर प्लेन जिसके आगे ना तो चीन टिक पाएगा न ही पाकिस्तान। दुश्मन राफेल को देख दांतों तले उंगली दबा लेंगे। युद्ध काल में राफेल के हमले के बाद दुश्मन पानी मांगने लायक भी नहीं रह जाएगा। $36 परचेज हुआ है, जिसमें 28 सिंगल सीटर है और 8 डबल सीटर है। डबल सीटर ये ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होगा, सिंगल सीटर कॉम्बैट के लिए।
इसके पास मिसाइल है मिका, मिटियोर, स्कैप एंड हैमर। स्कैप मिसाइल जो है वो लॉन्ग रेंज ग्राउंड अटैक मिसाइल है, एयर टू ग्राउंड मिसाइल है, रेंज है 300 किलोमीटर, स्टैंड ऑफ मिसाइल है, मतलब अपने हिंदुस्तान के क्षेत्र से ही दुश्मन के टारगेट्स को बर्बाद कर सकता है। 27 जुलाई को इन सभी लड़ाकू विमानों ने फ्रांस के मैरिग्नेक एयर बेस से उड़ान भरी थी। 8500 किलोमीटर की दूरी तय कर 2 दिन बाद यानी 29 जुलाई को राफेल विमान अंबाला एयरबेस पहुंचे थे, जहां टच डाउन के बाद इनका भव्य स्वागत हुआ था। वाटर कैनन सल्यूट भी दिया गया था। अब आज मौका है औपचारिक रूप से इन लड़ाकू विमानों को एयरफोर्स में शामिल होने का। इस मौके पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अंबाला एयरबेस पर सर्वधर्म पूजा की जाएगी। फिर राफेल आसमान में उड़ान भरकर अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। साथ ही स्वदेशी एयरक्राफ्ट तेजस का एयर डिस्प्ले भी होगा। अंबाला एयरबेस पर आयोजित भव्य समारोह की शान बढ़ाएगी सारंग एरोबेटिक टीम। ये टीम अपने अनूठे करतब से राफेल को सलामी देगी। आखिर में पारंपरिक अंदाज में फिर से राफेल विमानों को वाटर कैनन सलामी दी जाएगी। अंबाला एयरबेस पर समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद शामिल हो रहे हैं। साथ ही वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया और CDS जनरल बिपिन रावत भी शिरकत कर रहे हैं। इस विशेष समारोह की विशेष मेहमान होंगी फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली। इस मौके पर राफेल बनाने वाली कंपनी के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इन दिनों LAC पर चीन की गुस्ताखी बढ़ गई है। वो लगातार घुसपैठ की फिराक में है। आए दिन भारतीय सीमा की ओर नजर उठा रहा है। हालांकि भारतीय सेना ने ऐसा सबक सिखाया है कि उसकी पकड़ ढीली पड़ गई है और अब राफेल की ताकत मिलने के बाद तो उसके होश उड़ जाएंगे। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात दिल्ली की, जहां पर कोरोना ने फिर से खतरनाक चाल चली है। एक दिन के दौरान दिल्ली में कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है और नए मामलों का आंकड़ा 4000 से भी पार पहुंच गया। हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसकी कुछ अलग ही वजह गिना रहे हैं। कोरोना के खिलाफ कुछ दिनों पहले तक पटरी पर लौटती दिख रही थी देश की राजधानी दिल्ली। ऐसा लगा मानो दिल्ली ने दुनिया की इस सबसे खतरनाक बीमारी को परास्त कर दिया है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से दिल्ली एक बार फिर से डराने लगी है। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली में कोरोना ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। दिल्ली में वायरस की चपेट में आने वाले मरीजों की तादाद फिर से खतरनाक गति से आगे बढ़ने लगी है। ताजा सबूत पिछले एक दिन का आंकड़ा है जो डराने वाला है। जी हां, पिछले एक दिन में दिल्ली में कोरोना के 4039 नए केस सामने आए हैं। इतने ही वक्त में मरने वाले मरीजों की तादाद 20 तक जा पहुंची है। दिल्ली में कोरोना ने पिछला सभी पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है, क्योंकि अब तक दिल्ली में 4000 से ज्यादा मरीज 24 घंटे में नहीं बढ़े थे। नए आंकड़ों के बाद दिल्ली में कोरोना का कुल मामला 2,01,174 तक पहुंच चुका है। हालांकि दिल्ली में कोरोना की इस डरावनी चाल के पीछे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कुछ अलग ही दलील दे रहे हैं। वजह बता रहे हैं कि दिल्ली में चूंकि टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए मरीज भी ज्यादा बढ़ रहे हैं। देखिए केजरीवाल का ये ट्वीट। आज सबसे ज्यादा 4039 केस आए, लेकिन साथ ही सबसे ज्यादा 54,517 टेस्ट भी हुए, जो पिछले एक सप्ताह में 15 से 20,000 ही होते थे। अगर हम आज कम टेस्ट करेंगे तो 1500 से भी कम केस आएंगे। ज्यादा केस आने से डरने की जरूरत नहीं है। भले ही मुख्यमंत्री केजरीवाल दिल्ली वालों से नहीं डरने की बात कर रहे हैं, लेकिन उन आंकड़ों का क्या जो लगातार डरा रहे हैं। एक नजर दिल्ली में पिछले 5 दिनों के लगातार बढ़ते मामले पर। 5 सितंबर को दिल्ली में 24 घंटे में 2,973 नए केस सामने आए। 6 सितंबर को इतने ही वक्त में 3,256 नए मामले हुए। हालांकि 7 सितंबर को नए मामलों में कमी आई और आंकड़ा 2,077 ही दर्ज हुआ। लेकिन 8 सितंबर को फिर से
कोरोना ने रफ्तार पकड़ी और 24 घंटे में 3,609 मामले सामने आए। 9 सितंबर को रिकॉर्ड तोड़ते हुए 4,039 नए केस ने तहलका मचा दिया। आपने देखा होगा कि जो टेस्ट की संख्या है वो काफ़ी बढ़ गई है, तो नंबर ऑफ केसेस भी बढ़ गया है क्योंकि टेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। टेस्ट पर मिलियन दिल्ली में सबसे अधिक हो रहे हैं, पूरे देश में सबसे ज़्यादा टेस्ट दिल्ली में हो रहे हैं और रिकवरी भी काफ़ी अच्छी है और सक्सेसफुल दिल्ली का मॉडल रहा है। अभी थोड़ा सर्ज हुआ है, नए पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा आए हैं पिछले 10 दिनों में। दिल्ली में अब तक 19 लाख से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं और साथ ही मौत का आंकड़ा भी 4,638 तक जा पहुंचा है। जरूरत सावधानी बरतने की है। कोरोना के नियमों और सामाजिक दूरी का पालन करने में ही सबकी भलाई है। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो।